हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास के अंदर हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है राइट ऑफ अनपेड वेंडर। राइट ऑफ अनपेड वेंडर बोल लो या अनपेड सेलर बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, वेंडर को ही सेलर कहा जाता है। अब राइट ऑफ अनपेड वेंडर या राइट ऑफ अनपेड सेलर जो आपको वो लगे वो उसके राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। सर सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अनपेड सेलर या अनपेड वेंडर होता क्या है। मैंने कहा पहले वो छोड़ो, उसको देखेंगे। पहले ये देखो कि राइट ऑफ अनपेड वेंडर में किस तरीके के राइट्स है। दो तरीके के राइट्स है, राइट्स अगेंस्ट गुड्स, गुड्स से रिलेटेड कुछ राइट्स है और बायर से भी रिलेटेड कुछ राइट्स है। गुड्स से रिलेटेड कुछ राइट्स है और बायर से रिलेटेड भी कुछ राइट्स है। और सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के काफी चांसेस रहते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, ध्यान समझेंगे। देखो राइट ऑफ अनपेड वेंडर, राइट ऑफ अनपेड वेंडर जो चार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको बनाना है। ये चार्ट मीन्स ये पूरा चैप्टर, अगर ये चार्ट आप देख लेते हो, इस चार्ट का एक एक पॉइंट कवर कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये वाला चैप्टर नंबर 5। अनपेड वेंडर होता कौन है अभी सीखेंगे। पहले समझते हैं कि राइट्स जो अधिकार है अनपेड वेंडर, मान लो कोई पर्सन है अनपेड वेंडर, ठीक है, उस पर्सन के क्या अधिकार है, उस अनपेड सेलर के क्या अधिकार है। राइट है, कुछ अधिकार गुड्स से रिलेटेड है और कुछ अधिकार बायर से रिलेटेड है। राइट अगेंस्ट गुड्स है और राइट्स अगेंस्ट बायर है। अच्छा, राइट्स अगेंस्ट गुड्स में क्या क्या आता है। देखो राइट टू लियन, राइट ऑफ लियन या राइट टू लियन बोल सकते हैं। राइट ऑफ गुड्स, राइट ये पूरा है सर यहाँ पर। राइट टू स्टॉपेज, राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। राइट ऑफ रिसेल, राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी। तो ये चार आपके पास पॉइंट है राइट अगेंस्ट गुड्स के। दोबारा बढ़ते हैं। राइट टू लियन, राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रिसेल और राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी। अब बायर से रिलेटेड क्या राइट्स है। सूट फॉर प्राइजेस, प्राइस नहीं देगा तो स्यू केस कर सकते हैं बायर पे। सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्ट नहीं करता तब केस कर सकते हैं। सूट फॉर इंटरेस्ट और सूट फॉर रेपुटेशन। अपना मजेदार चैप्टर है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों ये एक चार्ट है, पर्टिकुलर चार्ट। इस चार्ट के लिए आप जगह छोड़ देंगे, मतलब इतनी जगह छोड़नी आप देख लो। इस चार्ट को आप बाद में उतारना। चलो ये तो उतार ही लो, राइट ऑफ अनपेड वेंडर ये और ये यहां तक तो उतार ही लो। ये सबको तब समझ में आएगा जब ये उतारना है, उतार लो। मैं तो उसको समझा ही रहा हूं पूरे चैप्टर के अंदर। बाद में उतारना चाहते हो बाद में उतार लेना, ठीक है, पर उतारना जरूरी है चार्ट शुरुआत में। मतलब हमें कितने पॉइंट पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट पढ़ते ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड वेंडर या अनपेड सेलर। दोस्तों आप मेरी दुकान पर आए, मैं सेलर हूं, आप बायर हो। आपने कहा सर मुझे टीवी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर कितने का। आपने कहा सर 55 इंच का टीवी, एटलीस्ट 50,000 का तो होना ही चाहिए, अच्छा टीवी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर ये रहा टीवी, ये लेके चले जाइए। आपने मुझे टीवी लेकर चले गए, आपने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, या दिए तो सही पर कुछ दिए, थोड़े पैसे दिए या पूरे पैसे नहीं दिए। दो कंडीशन, या तो पूरे पैसे नहीं दिए या दिए तो सही पर थोड़े दिए, थोड़े नहीं दिए। तो जब कोई सेलर जिसने गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर कर दिया किसको, बायर को, और बायर ने अभी तक होल प्राइस ऑफ गुड्स पे नहीं करा, तो तब तक वो सेलर अनपेड सेलर माना जाता है। तो अगर मैं पूछूं बताओ अनपेड सेलर या अनपेड वेंडर क्या होता है, तो आप कहना ऐसे सेलर जिसको अभी उस गुड्स का होल प्राइस नहीं रिसीव्ड हुआ है। होल प्राइस नहीं, तभी तो अनपेड है, अभी तक पे नहीं हुआ है होल प्राइस। किसने पे नहीं करा, बायर ने। किसको नहीं करा, सेलर को। क्या नहीं करा, प्राइस जो बायर ने गुड्स खरीदे सेलर से उसका प्राइस पे नहीं करा, होल प्राइस पे नहीं करा, अनपेड रह गया, अभी थोड़ा रह गया है देना, या पूरा ही नहीं करा। तो जब अनपेड सेलर का मतलब हो गया, देखो यहां पर मीनिंग लिखा है, सबसे अच्छा मीनिंग है, कहता है द सेलर हु हैज नॉट रिसीव्ड द होल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड अनपेड सेलर या फिर अनपेड वेंडर। अनपेड सेलर बोल लो या वेंडर लो, बात एक ही है दोस्तों। अगर किसी सेलर ने जो गुड्स सोल्ड करे उसका प्राइस अभी तक होल रिसीव नहीं हुआ, पूरा नहीं रिसीव हुआ, या तो थोड़ा दे दिया गया है पर होल नहीं आया। 50,000 का टीवी था, 40,000 आ गया है,
10 नहीं आया अभी, तो अभी भी वो अनपेड सेलर माना जाएगा। तो अनपेड सेलर क्या होता है? ऐसा सेलर जिसने गुड्स बेचा बायर को और अभी तक बायर ने उसको पूरे पैसे गुड्स के नहीं दिए, अभी तक सेलर को पूरे पैसे रिसीव्ड नहीं हुए गुड्स के, दैट सेलर इज नोन एज अनपेड सेलर। तो अकॉर्डिंग टू 45 सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग द सेलर ऑफ अ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर। कब किस सेलर को अनपेड सेलर माना जाएगा? डीम्ड टू बी का मतलब क्या होता है? डीम्ड मतलब मान लेना कि भैया अगर नीचे दिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कोई भी सेलर अनपेड सेलर मान लिया जाएगा। तो किस सेलर को अनपेड सेलर माना जाएगा? सेक्शन 45 कहता है नीचे दी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, उस सेलर को अनपेड सेलर कहेंगे। कहला व्हेन द होल ऑफ द प्राइस इज नॉट पेड, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस इज हैज नॉट बीन पेड कौन पे करेगा? बायर। ये पेड वर्ड लिखा है किसके लिए है? बायर के लिए। सेलर के लिए सेलर तो रिसीव्ड वर्ड आएगा ना। जब होल ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन पेड बाय द बायर, अगर बायर ने पूरे पैसे गुड्स के पे नहीं करे, एंड वन a bill of exchange or other negotiable instrument has been received and as a conditional payment and same has been dishonored। या तो कैश दे रहा था तो कैश पूरा नहीं आया, और या तो उसने कहा सर 50,000 का टीवी दो, तो लो 50,000 का बीआर ले लो आप। मैंने कहा ठीक है सर, बीआर दे दिया उसने, और वो बीआर जब बैंक में लगाया तो बीआर चेक हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं डिसऑनर हो गया, तो अब वो पैसा नहीं आया। आपने मेरे से कुछ सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, टीवी खरीदा, 50,000 का आपने मेरे से टीवी खरीदा दोस्तों। अब आपने जब मेरे से टीवी खरीदा तो मैंने कहा भाई पैसे कैसे करोगे? उसने कहा कैश। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा भाई 40 अभी देते हैं, 10 बाद में देंगे, तो मैं अनपेड सेलर बन गया। ओके, एक कंडीशन ये होगी अगर कैश अभी आपके पास कैश नहीं पूरा पे हुआ, आपने कहा सर कैश नहीं देंगे, चेक देंगे, चेक। मैंने कहा ठीक है चेक दे दो। आपने पूरा 50,000 का चेक मुझे पकड़ा दिया, मैं चेक लेकर गया बैंक के पास, मैं तब तक सेलर बन गया था क्योंकि मेरे को पूरा पैसा मिल गया था। पर अब मैं अनपेड सेलर में कन्वर्ट हो जाऊंगा। कैसे? अब मैं चेक जा रहा हूं बैंक के पास, बैंक में डिपॉजिट कराया, 3 दिन बाद देखा बैंक का मैसेज आया, कहता है ये तो चेक डिसऑनर्ड हो गया। जिस पार्टी ने आपको चेक दिया उस पार्टी के अकाउंट में तो पैसे है ही नहीं इतने जितने ये चेक इशू कर रहा है, ये तो डिसऑनर्ड हो गया। तो उस केस के अंदर अब मुझे फिर दोबारा उस पार्टी से पैसा लेना हो गया, तो अनपेड सेलर। तो अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड हो जाए, चाहे वो बीआर है, चाहे वो चेक है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, अगर वो डिसऑनर्ड हो जाता है तो याद करो वापसी डेटर बना लेते थे ना, या नहीं आता? डेटर के अंदर अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते थे, या अभी हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे पढ़ा है या पढ़ोगे तो आगे क्या करोगे? हम करेंगे कि भाई वापसी हम क्या कर लेते हैं, वापसी हम डेटर क्रेडिट कर लेते हैं। भाई आपने मुझे बीआर दे दिया, बीआर मेरे पास आया, बीपी आपके पास है, आपको बिल का पेमेंट, जैसे ही मैं बीआर साइन करता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूं, उस केस के अंदर डेटर कम कर देते हैं और बीआर नई एसेट बना लेते थे। तो दोस्तों बीआर जो डिसऑनर्ड हो गया उससे क्या करते थे, वापसी बीआर खत्म और डेटर दोबारा क्रेडिट कर लेते थे। तो अगर कोई पूरा पैसा ना आया गया हो, पूरा पैसा नहीं मिला हो, तो उसको अनपेड सेलर कहेंगे। या बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ था, बिल ऑफ एक्सचेंज या अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, आपके पास चेक हो गया, आपके पास प्रोमिसरी नोट हो गया, तो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव्ड हुआ था सेलर को और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड हो जाता है, तो हम उस केस के अंदर उस सेलर को अनपेड माना जाता है, क्योंकि वो डिसऑनर्ड तो हो गया, पैसा तो आया नहीं, तो अनपेड है तू अब। ठीक है, तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, दोनों में से अगर कोई एक भी हो जाती है तो हम उस सेलर को अनपेड सेलर मानते हैं। तो क्या लिखा है? When the whole of the price has not been paid, जब सेलर को पूरा पैसा पे नहीं हुआ है तो अनपेड है। और सेलर को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ था इशू कंडीशन बेसिस पर, अब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, चेक हो सकता है, प्रोमिसरी नोट हो सकता है, अब वो डिसऑनर्ड हो गया, पैसा नहीं मिला, इस केस के अंदर वो क्या बन जाएगा? अनपेड सेलर बन जाएगा। तो हमने कहा सेक्शन 45 क्या कहता है, कब कोई सेलर अनपेड सेलर बनता है? जब ये 2 में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब एक सेलर अनपेड सेलर के रेट हो जाता है। क्लियर है या नहीं है? अनपेड मींस अभी तक पूरा पैसा मिला नहीं, सिंपल बात ही है। अनपेड सेलर का मतलब क्या है? अभी तक गुड्स का पूरा प्राइस नहीं मिला, कुछ मिल गया हो ठीक है, पर पूरा तो नहीं मिला ना। A seller who has been partly paid is also as a unpaid seller। किसी सेलर को कुछ आधा या कुछ पे हो चुका है, वो भी अनपेड सेलर है, मतलब पूरा होना चाहिए। आपने 50,000 का टीवी लिया, आपने 49,000 पे कर दिया, 1,000 रुपए पे नहीं करे, 49,000 पे कर दिया, 1,000 पे नहीं करे, कुछ भी पे कर दो आप, पूरा जब तक पे नहीं करोगे तब तक मैं अनपेड सेलर ही माना जाएगा। आपने 49 पे करा, 1,000 अभी बाकी है ना, तो अभी मैं अनपेड सेलर। जब आप 1,000 रुपए भी पे कर दोगे तब मैं सेलर क्रेडिट करूंगा, सब मैं सेलर बनूंगा, अनपेड हट जाएगा। बट क्लियर है नहीं है? तो अगर पार्टली भी पे हो रहा है, कुछ पे हो रहा है, कुछ पे हो रहा है,
कुछ पार्शली भी कुछ पे हो रहा है, तो उस केस के अंदर तब भी एक सेलर अनपेड सेलर रहेगा दोस्तों। क्लियर है या नहीं है? बस अनपेड सेलर के कुछ अधिकार है रिलेटेड टू गुड्स और रिलेटेड टू बायर। अनपेड सेलर के कुछ अधिकार है रिलेटेड टू गुड्स और रिलेटेड टू बायर। बायर से रिलेटेड कुछ अधिकार है और सेलर से रिलेटेड कुछ अधिकार है, गुड्स से रिलेटेड अधिकार है। तो पहले मैं चलता हूं राइट अगेंस्ट बायर। अभी आपको कुछ नहीं उतारना, राइट अगेंस्ट बायर। चलो यही करते हैं पहले यार, राइट अगेंस्ट बायर, राइट अगेंस्ट दी गुड्स, राइट अगेंस्ट दी गुड्स करते हैं पहले ए। तो मैंने कहा जो सेलर अनपेड सेलर, जिसको अभी तक पूरा प्राइस पे नहीं हुआ गुड्स का, वो अनपेड है, तो उसके कुछ अधिकार है, कुछ गुड्स से रिलेटेड अधिकार है और कुछ बायर से रिलेटेड भी अधिकार है। ठीक है, अब वो क्या क्या अधिकार है वो पढ़ते हैं। देखो, एन अनपेड सेलर हैज सम राइट अगेंस्ट द गुड्स सोल्ड व्हेन द प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप इन द गुड्स हैज बीन पास टू द बायर। दे आर एज फॉलो। अनपेड सेलर कौन पर्सन है? जिसको अभी तक प्राइस पूरा पे नहीं हुआ। आप मेरे पास आए, टीवी खरीदे 50,000 रुपए का, आपने मुझे 40,000 रुपए दिए, 10,000 नहीं दिए, मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया है, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप हो गया और साथ में पोजीशन तो ले गए। अब तो भाई जिस पर्सन ने, बायर ने मेरे से गुड्स खरीदा, सेलर से, आपने मेरे से गुड्स खरीदा, आपने मुझे प्राइस पूरा नहीं दिया, पर मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी। मैंने टीवी भी दे दिया, टीवी की ओनरशिप भी आपके नाम कर दी, बिल आपके नाम बना दिया है। अब मेरे क्या अधिकार है? आप तो लेकर भाग जाओगे पैसा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मेरे अधिकार यहां पर दे रखे हैं कि अगर अनपेड सेलर ने सोल्ड करते टाइम प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स, प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास कर दी थी बायर को, तब भी सेलर के पास कुछ अधिकार है दोस्तों। ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद भी अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो अनपेड सेलर है, उसका भी पैसा पूरा नहीं मिला, उसके बाद अधिकार है कि वो कुछ कर सकता है। क्या अधिकार है? तो ये रहा राइट टू लीन। राइट टू लीन, लीन इज अ राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। लीन का मतलब क्या है? लीन का मतलब है राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स until the payment of price. According to section 47(1), an unpaid seller can exercise the right of lien in the following cases. कहता है राइट टू लीन का मतलब है क्या है? कि गुड्स का पोजीशन को रिटेन करके रखना। उसने कहा भाई देख, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं, जब तक तू पूरे पैसे नहीं देगा तब तक टीवी नहीं दूंगा तुझे, मैं टीवी अपने पास ही रखूंगा, टीवी तब दूंगा जब तू पूरे पैसे देगा। हाँ, ओनरशिप तेरे को ट्रांसफर करता हूं, हाँ ये टीवी तेरा है, किसी को नहीं बेचूंगा मैं, ये टीवी फर्दर मैं किसी को नहीं बेचूंगा, जब तू पूरे पैसे मुझे दे देगा तब ये टीवी आकर ले जाइए और अब तक टीवी मेरे पास रहेगा। दैट इज कॉल्ड राइट टू लीन। टीवी का पोजीशन, गुड्स का पोजीशन अभी भी किसके पास रहेगा? सेलर। तो सेलर के पास अधिकार है। कौन से सेलर के पास? अनपेड सेलर के पास, कि जब तक उसको पूरा पैसा ना मिल जाए तब तक वो गुड्स का पोजीशन को रिटेन करके रख सकता है अपने पास। दैट्स कॉल्ड राइट टू लीन। लीन का मतलब क्या होता है? रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। गुड्स की ओनरशिप नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर कर दो कोई दिक्कत नहीं, पर गुड्स मत देना उसको, गुड्स अभी भी अपने पास ही रखना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47, और कब तक रखना? जब तक पेमेंट ऑफ प्राइस पूरा ना हो जाए। तो राइट टू लीन का मतलब क्या होगा दोस्तों? लीन इज अ राइट। लीन एक तरीका का क्या है? राइट। और किस तरीका का राइट है ये? कि वो गुड्स का पोजीशन अपने पास रखने का राइट है। कि सेलर अगर अनपेड सेलर है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, नाम कर दिया है सेलर ने, टीवी उसके बिल बना दिया उसके नाम पे, तो कोई दिक्कत नहीं, गुड्स तब तक अपने पास रखने का राइट है सेलर के पास जब तक प्राइस का पेमेंट पूरा ना हो जाए। और सेलर किस किस केस के अंदर राइट टू लीन लगा सकता है? राइट टू लीन का मतलब गुड्स का पोजीशन रख सकता है फ्लोइंग केसेस के अंदर। पहला, where the goods has been sold without any stipulation as to credit, where the goods has been sold on credit but the period of credit has expired, where the buyer become insolvent। ये तीन केस है। देखो, स्टिपुलेशन मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट आपने कंडीशन वारंटी पढ़ा है, उसमें मैंने बहुत डिटेल बताया था स्टिपुलेशन का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट। जब गुड्स सोल्ड हुए विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एस क्रेडिट, आप मेरे पास आए, आपने मेरे से कहा टीवी खरीदना है। ध्यान सुनना, तीनों एग्जांपल दे रहा हूं, तीनों एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। आप मेरे पास आए, आपने मेरे से कहा टीवी खरीदना सर, मैंने कहा ठीक है टीवी देना। कह रहा सर कैश में लोगे या फाइनेंस कराओगे? आपने कहा सर कैश में लेंगे, और आपने मेरे को कैश दिया सिर्फ आधा, आधा दिया ही नहीं, मतलब आधा उधार पे ले रहे हो। हमारे बीच में एक ऐसे एग्रीमेंट बना टीवी खरीदने का, आपने मुझसे कहा कि सर मैं सारा पैसा पेमेंट करूंगा, पर आपने पे नहीं करा। हमारे इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना था, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्रेडिट वाली कि भाई आप मेरे से क्रेडिट में, आप पहले बता देते। आपको अगर उधार पे लेना था तो आप मुझे बताते, आपने ऐसा कुछ नहीं बताया और आप पैसे आप दे नहीं रहे, तो उस केस के अंदर भाई मैं कुछ नहीं दूंगा।
या तो आप मुझे बताते ना कि सामान खरीदूंगा सर उधार पे खरीदूंगा, तो हम गुड्स आपको ट्रांसफर कर देते। पर आपने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उधार पे खरीदेंगे, तो आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है उधार वाली, आपने को अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताई एज अ क्रेडिट वाली रिक्वायरमेंट। तो उस केस के अंदर जब कोई सेलर गुड्स बेच रहा है और बायर ने क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं बताई कि भाई मैं उधार पर खरीदना चाहता हूं और उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मैं रिटर्न कर सकता हूं। अगर तू बताता उधार पर खरीदते तो हम तेरे को गुड्स भी दे देते, क्योंकि तू बताता हमें उधार पे, पर तूने बताया नहीं। विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एज अ क्रेडिट रिक्वायरमेंट की बात करी नहीं बायर ने। तो अगर क्रेडिट में नहीं लेना चाहता तो हम क्या मानेंगे, कैश में लेना चाहता, अब कैश दे पूरे, और जब तक तू कैश नहीं देगा तब तक हम गुड्स आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऑनरशिप दे देंगे पर गुड्स का पोजीशन नहीं देंगे। तो अगर गुड्स सोल्ड हुए और ये कहकर कि भैया विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, मतलब उधार में नहीं ले रहे कैश में ले रहे, ये कहकर गुड्स सोल्ड हुए, तो उस केस के अंदर अगर बायर ने कैश पूरा नहीं पे करा तो सेलर के पास अधिकार है कि वो गुड्स रख सकता है। वेयर द गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब पहला पॉइंट था कि ये कहकर गुड्स बेचे कि कैश मिलेंगे और उसने पैसे नहीं दिए तो रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ये कह दिया इसके अंदर कि भाई गुड्स ले रहे हैं पर उधार पे लेंगे, पैसा आपको दे देंगे 3-10 दिन में। अब आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे टीवी चाहिए, मैंने कहा ठीक है मिल जाएगा। आपने कहा सर मुझे टीवी चाहिए पर मैं टीवी उधार पे लेना चाहता हूं, मैं आपको 10 दिन बाद पेमेंट करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप 10 दिन बाद आना, 10 दिन बाद जब पेमेंट कर दोगे तो आप टीवी ले जाना। तो आपने क्या करा, जब तक एक मिनट वेयर द गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर आपने कोई गुड्स उधार पे बेचा बट द पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, आपने कहा कि भाई टीवी लेने आए मेरे पास, आपने कहा सर टीवी मेरे को दे दो आप, मैंने कहा सर दे देंगे आपने कहा सर मेरे को भरोसा रखो मैं आपको दे दूंगा 10 दिन के अंदर अंदर। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, आप टीवी भी ले जाइए जाओ। ऑनरशिप तो ट्रांसफर कर ही दी सेल के टाइम पर, टीवी भी दे दिया उसको, पोजीशन भी दे दिया, टीवी ले गया, 10 दिन हो गए, 10 दिन में पैसा नहीं हुआ, 10 दिन एक्सपायर हो गए, 11वें दिन में घर पहुंचा उसके आपके। अब मैंने कहा भैया पैसे वैसे दे दो आप, आपने कहा सर अभी तो है नहीं 20 दिन बाद आना, आप टाल रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, टीवी उठाकर ले गया मैं टीवी उठा के ले गया। सर आप कह रहे सर ऐसे कैसे ले सकते हो टीवी, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही ले जा सकता हूं मैं, राइट टू लीन का मेरे पर अधिकार है, जाके पढ़ लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, आप कमजोर हो थोड़ा पढ़ाई में। कह रहा ठीक है सर हमने नहीं पढ़ा होगा। हाँ तो वन वेयर द गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स उधार पे बेच दिए हैं और पोजीशन भी ट्रांसफर हो चुका है और उसका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होगा, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो उठा कर लिया वो गुड्स वापसी। ये है सेलर का अधिकार, पैसे नहीं देगा तो गुड्स उठा कर ले आएंगे हम आपसे, तो ये है अधिकार राइट टू लीन। और अगर बायर बिकम इंसॉल्वेंट, भैया बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, बायर ने पैसे देने थे गुड्स के, दे नहीं पा रहा, अब कैपेबल ही नहीं है लायबिलिटी चुकाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो उस केस के अंदर भाई पैसे तो नहीं आ रहे, गुड्स तो आ जाएंगे, गुड्स उठा कर लिया वापसी, गुड्स जो दिए थे वो उठा कर लिया और रिटेन कर लो पोजीशन ऑफ द गुड्स, जब तक पैसे नहीं देगा तब तक गुड्स वापसी मत करना, ठीक है। तो बायर के पास एक अधिकार क्या आ जाता है, राइट टू लियन का। राइट टू लियन का मतलब क्या होता है, राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स, गुड्स का पोजीशन अपने पास रिटेन करके रखना। अगर आपने ऑनरशिप दे दी, आपने गुड्स दे दिया और उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो उठा कर ले आना और रख लेना अपने पास, जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक देना मत। और कब कब कैसे हो सकता है, अगर उसने कैश में सामान खरीदा पर अभी तक पैसे नहीं दिए तो देना ही मत, उठा रिटेन कर लेना। अगर आपने उधार पे माल बेचा और वो उधार पीरियड एक्सपायर हो गया, अभी तक उसने पैसे नहीं दिए तो रिटेन कर लेना। और अगर आपने माल बेचा और बायर कह रहा है भाई मैं पैसे दे दूंगा उधार पर, वो पूरा इंस्टॉलमेंट हो गया तो उठा कर लिया ना गुड्स। तो तीनों केस के अंदर गुड्स अगर बायर के पास पहुंच गए हैं तो उठाकर रिटर्न कर लेना अपने पास, अगर नहीं पहुंचे तुम्हारे पास है तब भी मत देना उसको, ठीक है। दैट कॉल राइट टू लीन, राइट टू लीन, याद रहेगा राइट टू लीन का मतलब, ठीक। अब कुछ कंडीशन है, कहता है फॉलोइंग आर द कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सरसाइज ऑफ द लीन। अगर आप लीन करना चाहते हो, राइट टू लीन का अधिकार लाना चाहते हो, तो ये कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। द ओनरशिप मस्ट हैव पास टू द बायर, ऑब्वियस बात है। राइट टू लीन तभी लगेगा जब ओनरशिप पास हो गई हो। द गुड्स मस्ट बी इन अ पोजीशन ऑफ द सेलर, गुड्स किसके पोजीशन में होना चाहिए, सेलर के पोजीशन में होना चाहिए। तो मतलब ये आपको अब क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों ही केस के अंदर, चाहे उधार पे खरीदे, चाहे कैश पे खरीदे, चाहे उधार पे खरीदे, चाहे बायर इंस्टॉलमेंट हो जाए, जब तक पैसा नहीं आएगा सेलर गुड्स देगा ही नहीं। उधार वाले केस में भी ये नहीं कहेगा कि भाई जब तक पैसे नहीं देगा, पैसे दे तभी दूंगा तेको मैं, उधार पे ये होगा,
क्लियर है या नहीं है? तो यहां पर आपको इन केस के अंदर क्या रहेगा, इन केस के अंदर ये आएगा सेकंड पॉइंट नंबर, द गुड्स मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, सेलर की पोजीशन में होना चाहिए गुड्स। आओ दोस्तों सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको कि भैया अगर आप गुड्स सोल्ड करे और आपने ये नहीं बताया कि उधार पे कैश, उधार पे है, तो आपने कैश बोला है। अगर आपने पेमेंट पूरी नहीं करी तो तब तक गुड्स हमारे पास रहेंगे, जब पूरी पेमेंट कर दोगे तब। कह रहा है वेयर द गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे आपने गुड्स बेचे बट द पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज बीन एक्सपायर्ड। आपने गुड्स किससे कैसे बेचे, उधार पर। एक दुकान, एक आप आए, बायर हो आप, सेलर की दुकान पर आए, मेरी दुकान पर आए, आपने मुझसे कहा सर मुझे टीवी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर टीवी मिल जाएगा। आपने कहा सर कितने का, मैंने कहा 50, आपने कहा 50,000 रुपए का चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर मिल जाएगा। 50,000 का मैंने टीवी दिखाया। आपने कहा सर मुझे उधार पे चाहिए, मैं पैसे नहीं दे सकता अभी। मैंने कहा ठीक है सर टीवी आपके नाम कर दूंगा पर गुड्स नहीं दूंगा आपको। जब गुड्स आप मुझे गुड्स का पैसा पूरा दे दोगे तब मैं आपको गुड्स ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा, पर गुड्स अभी भी मेरे पास रहेगा, पोजीशन मेरे पास रहेगा। गुड्स मैं तभी आपको दूंगा जब आप मुझे पूरी पेमेंट कर दोगे। फाइनेंस नहीं करा रहा है, क्रेडिट मतलब उधार है। फाइनेंस का तो अलग है, वहां तो पैसा मिल जाता है, बैंक की तरफ से सेलर को पैसा मिल जाता है। यहाँ फाइनेंस नहीं हो रहा दोस्तों, यहाँ पर उधार की बात कर रहे हैं कि आप मेरी दुकान पर आए और आपने कहा सर मुझे पर्टिकुलर चाहिए, ये गुड्स का पैसा मैं कुछ टाइम बाद आपको दे दूंगा, 3 दिन बाद। मैंने कहा ठीक है सर 3 दिन बाद आ जाना, आप गुड्स लेकर चले आना पैसे देकर। मैंने कहा ठीक है सर। तो ओनरशिप मैं तब तक मैं इस गुड्स को कहीं नहीं बेचूंगा, ये आपके नाम हो गया गुड्स। मैंने कहा ठीक है सर। 3 दिन एक्सपायर हो गए, आप आए नहीं, तो मैंने कहा भाई नहीं आए तो नहीं आए, गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करूंगा ही नहीं मैं इसको। गुड्स का रिटेन मैं बायर सेलर अपने पास ही करेगा। और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस के अंदर रिटेन करने का पूरा चांस है, रिटेन हम कर सकते हैं गुड्स को। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि भैया ये नहीं कह सकता कि भैया गुड्स ला कर दो, बायर नहीं कह सकता कि भाई गुड्स दो। इंस्टॉलमेंट हो गया भाई, पैसे देगा तभी तो गुड्स देंगे, पैसे दे ही नहीं रहा तो गुड्स कैसी बात के, मैं तो अभी अनपेड हूं। ठीक है सर। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है द फॉलोइंग आर द कंडीशन आर प्रेजेंट टू एक्सरसाइज ऑफ द लीन। अगर आप लीन, राइट टू लीन लगाना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, राइट टू लीन लगाना चाहते हो, तो आपके 3 कंडीशन माननी पड़ेगी। पहली, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए, चाहे आप कैश में दो खरीदो, चाहे आप उधार पर खरीदो, चाहे आप इंस्टॉलमेंट हो जाओ। ओनरशिप उसी टाइम ट्रांसफर कर दी थी पर गुड्स ट्रांसफर नहीं करे थे। क्या बोला मैंने, आप आए मेरे पास, आपने कहा सर कैश में चाहिए गुड्स। मैंने कहा ठीक है सर, ये क्या, ये 10,000 जो रिमेनिंग रह गया है, 50,000 के गुड्स थे, 10,000 रिमेनिंग रह गया, मैं कल आकर दूंगा। मैंने कहा ठीक है कल ही मैं आपको गुड्स दूंगा। ऑनरशिप मैंने आज ही ट्रांसफर कर दी पर गुड्स का पोजीशन कल दूंगा। ऑनरशिप गुड्स पोजीशन मेरे पास ही रहेगा, ऑनरशिप भले ही ट्रांसफर कर दूंगा, पोजीशन मेरे पास रहेगा। आपने उधार पे सामान खरीदा मेरे से, मैंने कहा सर ऑनरशिप आपके नाम कर दी, ये गुड्स आपका हुआ आज से, पर पोजीशन अभी मेरे पास रहेगा। पोजीशन तब तक नहीं दूंगा जब तक आप पूरा पैसा ना दे दो। और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी रिटेन कर सकता हूं गुड्स को, बायर को नहीं कर सकता कि भाई गुड्स कैसे है क्या है करके, ऐसा नहीं कर सकता दोस्तों। तो क्या है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए। दूसरी, गुड्स मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ सेलर, गुड्स सेलर के पोजीशन में होना चाहिए। और होल और पार्ट प्राइस रिमेन अनपेड, और होल और पार्ट प्राइस अभी भी अनपेड रहना चाहिए। 3 कंडीशन है। राइट टू लीन तभी लगा सकते हैं जब ऑनरशिप पास हो गई हो, ऑनरशिप पास हो जानी चाहिए, मस्ट है, पास हो गई हो। और जब ऑनरशिप भी आपके पास है फिर राइट टू लीन क्या, सब कुछ तो आपका ही हो गया, समझे आप। अब लीन क्या कर रहे हो, पोजीशन रख रहे हो और गुड्स भी रख रहे हो, दे नहीं दे, क्यों तब नहीं दोगे ना, जैसे मान लो सर गुड्स का ऑनरशिप भी आप हो और गुड्स का पोजीशन भी आपके पास है। जब ऑनर भी आप है पोजीशन, तो राइट टू लीन का लगेगा सर। अब मालिक तो आप ही हो गए, मालिक कोई और है, अब पोजीशन अपने पास रख रहा, दे नहीं रही, तब लगेगा राइट टू लीन कि भाई गुड्स नहीं दूंगा जब तक पैसा नहीं देगा, है ना। ऑनरशिप हो जानी चाहिए। तो ऑनरशिप बायर पे पहुंच गई हो, गुड्स का पोजीशन अभी भी सेलर के पास हो, और अब पार्ट या होल प्राइस रिमेन है गया है। ये 3 अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी राइट टू लीन लग सकता है। राइट टू लीन तब लगेगा जब बायर के पास ऑनरशिप होगी उस गुड्स की। गुड्स किसके पास होंगे, सेलर के पास। और दोस्तों रिमेन सेलर क्या होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तभी राइट टू लीन लगेगा। मतलब वो सेलर उस गुड्स को रिटेन कर सकता है तब तक जब तक बायर पूरे पैसे ना दे दे। क्लियर है नहीं है। बायर ऑनर होगा उस गुड्स का, गुड्स का पोजीशन सेलर के पास रहेगा और सेलर अनपेड होगा। तो अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेलर तब तक गुड्स को नहीं दे देगा, ट्रांसफर नहीं करेगा बायर को, भले बायर ओनर है, तो तब तक वो गुड्स को ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक बायर पूरे पैसे ना देते। दैट्स कॉल्ड राइट टू लीन। राइट टू लीन समझ में आया नहीं आया। तो अब आगे बढ़ते हैं, राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। राइट टू स्टॉपेज ऑफ, अब नाम से समझ आ रहा है कि ट्रांजिट कर रहे थे हम, जब गुड्स बायर के पास पहुंच रहे थे, जा रहे थे, कंसाइनमेंट जा रहा था, तभी मैंने रुकवा दी। मैंने कहा रोको रोको रोको, वापसी लाओ। जब तक वो गुड्स नहीं देंगे तब तक, जब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं होगा, गुड्स इन ट्रांजिट में मैंने क्या करा, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ, गुड्स अभी जा रहे हैं बायर के पास, मैंने वहां रुकवा लिया। ये भी अधिकार है मेरे पास, राइट, अनपेड सेलर के पास। ठीक है, पढ़ना जरा।
तो पहले आप समझो कि राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है। जब गुड्स इन ट्रांजिट थे, जब गुड्स जा रहे थे ट्रक के थ्रू, शिप के थ्रू जा रहे थे, तब एक सेलर के पास अधिकार आ जाएगा कि वो गुड्स जब जा रहे हैं बायर के पास, बायर के प्लेस पे जा रहे हैं, तभी रुकवा सकता है और कहता है मत भेजना, इसको स्टॉप करवा सकता है ट्रांजिट को। तो पढ़ना ये लिखा हुआ है, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इन इज अ राइट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब एक ऐसा राइट है जो गुड्स को स्टॉप कर देगा, गुड्स को स्टॉप कर देगा, रोक देगा, क्या करने से, वाइल दे आर इन ट्रांजिट, जब वो ट्रांजिट में थे, एंड रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल द पेमेंट ऑफ द प्राइस, और तब तक रिटेन करके रख सकता है जब तक प्राइस पेमेंट ना हो जाए। अब दोस्तों ये राइट कहां पर दे रखा है, ये राइट सेक्शन 50 में बता रखा है कि ये राइट हो सकता है। तो अगर गुड्स ट्रांजिट में थे, गुड्स भेज दिए थे यहां से और गुड्स दे दिए थे, पता चला कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो भैया हमने कहा रोकते मत ले जा गुड्स, वापस लिया, ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा है। पर डिफरेंट कंडीशन क्या है कि बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए। तो ये रूल, ये राइट तभी लगेगा जब आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए तो ये इनमें से कोई भी राइट अप्लाई नहीं कर सकता। अब यहां पर राइट अप्लाई करने के लिए क्या था, 3 कंडीशन थी। ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई हो, गुड्स का पोजीशन अभी भी किसके पास है, सेलर के पास है, तभी तो रिटर्न कर सकता है वो, और क्या हुआ, अनपेड होना चाहिए सेलर। तो सेलर तो भाई ये अनपेड सेलर वाली जो लास्ट वाली कंडीशन है कि अनपेड होना चाहिए सेलर, ये सभी में है, क्योंकि सेलर जब अनपेड होगा नहीं तो उसके बाद अधिकार ही नहीं आएगा। तो लास्ट वाली कंडीशन तो यही है कि आपके पास अगर कहीं कंडीशन बोलते हैं कि राइट है तो उसमें ये लगा देना कि अनपेड तो है ही, कंडीशन में पहला पॉइंट तो लिख देना सेलर अनपेड होना चाहिए, क्योंकि अनपेड होगा तभी तो राइट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशन क्या है कि भाई ये राइट तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अंडर द फॉलोइंग केसेस। इस केस के अंदर क्या कि पहले तो सेलर अनपेड होना चाहिए, गुड्स कहां होना चाहिए, ट्रांजिट में होना चाहिए। गुड्स ट्रांजिट में हुए नहीं, गुड्स आपके गोडाउन में रखे, तो स्टॉप कैसे करोगे ट्रांजिट के अंदर, इसका मतलब गुड्स पहले ट्रांजिट में होने चाहिए ना, तभी तो स्टॉप कर सकते हो गुड्स, तभी तो कंसेप्ट अप्लाई होगा गुड्स स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो क्या होना चाहिए, पहले तो अनपेड होना चाहिए तभी ये राइट अप्लाई होगा, और अगर ट्रांजिट में गुड्स स्टॉप करना चाहिए तो गुड्स पहले ट्रांजिट में होने चाहिए। ठीक है, अब हम रुकवाते क्यों है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि बायर बिकम इंसॉल्वेंट हो जाता है। बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब, बायर अगर इंसॉल्वेंट होगा तब हम गुड्स को स्टॉप करवा सकते हैं ट्रांजिट के अंदर। और प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप, गुड्स की ट्रांसफर कर दी गई हो, पास कर दी गई हो सेलर पर, बायर, तो सेलर टू दी बायर, तो सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। देखो ऑनरशिप वहां भी ट्रांसफर कर दी थी पिछले वाले केस के अंदर, राइट टू लीन के अंदर ऑनरशिप यहां भी ट्रांसफर कर दी थी। पिछले वाले केस के अंदर अनपेड सेलर था, यहां भी अनपेड सेलर था। डिफरेंसेस क्या है, पिछले वाले इसमें पोजीशन सेलर के पास था, यहां वाले में पोजीशन ट्रांजिट में है, गुड्स ट्रांजिट में, वहां पर गुड्स सेलर के पास थे, यहां गुड्स ट्रांजिट में है, तभी तो स्टॉप करवाएंगे। और पिछले वाले केस के अंदर क्या हो जाता है, बायर इंसॉल्वेंट हो जाता था तभी तो राइट टू लीन लगता था, यहाँ पे भी बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है तभी, और वहां पर 2 केस और थे कि क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया या कैश नहीं दिया, तो यहाँ पर नहीं है वो, यहाँ पर एक ही केस है, जब बायर इंसॉल्वेंट होगा तभी राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्लियर। राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ, क्या मेरे पास अधिकार है, क्या अनपेड सेल के बाद अधिकार है, जो गुड्स की ओनरशिप बेच सेल ट्रांसफर करती है बायर पे, उसी गुड्स को बेच सकता है दूसरे को। यस, ये भी अधिकार है, अगर पैसा नहीं देगा तो बेच देंगे भाई, तेरे इंतजार तो ना कर दे रहेंगे, समझ में आ रहा है। तो राइट टू रीसेल क्या है, देखना सर, राइट टू रीसेल तभी लग सकता है दोस्तों या तो जब राइट टू लीन हो गया हो या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो गया हो। राइट टू रीसेल का कंसेप्ट क्या है, कहता है दोस्तों कि मान लेते हैं, ये कहता है आपके पास, ये कह रहा है कि जो गुड्स आपने राइट टू लीन करा या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट करा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट करा, इनमें से अगर ये करा या ये करा, इसका मतलब आपके पास पोजीशन आ गया गुड्स का, सेलर के पास आ गया पोजीशन। अगर हम राइट टू लीन करते हैं, अगर राइट टू लीन अप्लाई होता है तो सेलर के पास पोजीशन रहता है, अगर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट करते हैं तो सेलर के पास पोजीशन रहता है। अब बायर पैसे नहीं देगा, उसको लग रहा है, तो क्या कर सकता है, तो सेलर इन में से कोई एक भी होता है ना, तो सेलर राइट टू रीसेल का कंसेप्ट अप्लाई कर सकता है, राइट टू रीसेल। इसके बाद एक राइट आ जाएगा कि इन गुड्स को सी सेल कर दे, वो गुड्स जो राइट टू लीन करे, जिनका पोजीशन बायर ने सेलर ने अपने पास रखा जानबूझकर कि बायर पैसे दे नहीं रहा, अब से भागे जा रहे पैसे, भाई दे दे भाई दे दे, वो देने को राजी नहीं, मत दे, मैंने राइट टू लीन करा और राइट टू रीसेल कर दिया, दोबारा बेच दिया उसको किसी और को, और जो पैसे देते लेके जाइए भाई आकर। और राइट टू स्टॉपेज करा,
उस बायर इंस्टॉलमेंट हो गया, मैंने कहा अरे रोक दो भाई, वापसी ले आओ, ये तो बायर इंस्टॉलमेंट, ये तो पैसा देगा ही नहीं, अब से पैसा आने वाला नहीं, ये तो इंस्टॉलमेंट हो गया, वापसी ले आओ। अब बायर क्योंकि इंस्टॉलमेंट हो गया, वो पैसा नहीं आएगा, अब मेरे पास ये है जो राइट टू स्टॉपेज में गुड्स रुकवाए थे वो गुड्स को मैं रीसेल कर सकता हूं। तो रीसेल तब होगा या तो जब राइट टू लीन हो गया हो या राइट टू स्टॉपेज हो गया हो। जो गुड्स रिटेन इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स है, रिटेन इन द पोजीशन ऑफ द सेलर है, सेलर गुड्स का जो रिटेनमेंट सेलर के पास है, दोनों ही केस के अंदर स्टॉप करा तब भी सेलर के पास पोजीशन आ गया, तो इन दोनों केस के अंदर अगर दोनों में से कोई एक भी राइट अप्लाई हो रहा है और गुड्स सेलर के पास आ जाते हैं तो वो गुड्स अब राइट टू रीसेल का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। मतलब राइट टू रीसेल तभी अप्लाई होगा जब ये दोनों में से एक लग गया हो, पहले अप्लाई नहीं हो सकता है दोस्तों। ये रीसेल का मतलब क्या है, एक बार बेच दिया था अब दोबारा बेच रहे हैं। दोबारा तो तब बेचोगे ना जब पहली बार जो बेचा उसको रिटेन कर लिया है आपने, आ रहा है समझ में भाई। एक बार मैंने आपको बेच दिया टीवी, आप घर लेकर चले गए, क्या मैं आपसे ले सकता हूं? मेरे पास अधिकार है बायर से एक बार पैसा, एक बार बेचने के बायर के पास, बायर को अगर एक बार बेच दिया उसने अगर पूरे पैसे दे दिए तो कोई पर्सन उससे नहीं ले सकता। उसके बाद राइट टू स्टॉपेल का अधिकार आ जाता है, होल वर्ल्ड उससे कुछ नहीं ले सकता। याद है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट टू स्टॉपेल बताया था। राइट टू स्टॉपेल का मतलब क्या है, पूरा होल वर्ल्ड से भी उससे आप रिकवरी नहीं कर सकता, मतलब उससे वो टीवी नहीं ले सकता। राइट टू होल वर्ल्ड आया था उसके पास। बट अगर बायर पैसे नहीं देगा तो सेलर के पास अधिकार है कि गुड्स का रिटेनमेंट कर सकता है वो, या गुड्स रुकवा सकता है स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के अंदर। तो अगर ये होगा, क्योंकि एक बार गुड्स ट्रांसफर हो गए हैं, एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, गुड्स का पोजीशन में क्योंकि सारे पैसे दे दिए, तो अब रीसेल हो सकता है या नहीं हो सकता? रीसेल तो दोस्तों तब होगा ना जब जो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर एक बार कर दी थी, उसने अगर पैसे नहीं दिए तो उसने हमने वापसी ले लिया या फिर हमने रिटेन करके रखा, वो गुड्स बेच रहे हैं। तो राइट टू रीसेल तभी अप्लाई होगा दोस्तों जब इन दोनों से कोई एक हो गया हो। रीसेल वर्ड लग रहा है, रीसेल मतलब दोबारा बेच रहे हैं। दोबारा तो तब बेचेंगे जब पहली बार जो बेचा था वो उसकी गुड्स आपके पास है। पहली बार जो गुड्स बेचे थे, ओनरशिप की ट्रांसफर गए थे, उस वो गुड्स का पोजीशन अभी सेलर के पास है, तभी तो सेलर रीसेल करेगा। जब पोजीशन ही नहीं होगा तो सेलर रीसेल कैसे करेगा? तो पोजीशन कब आएगा? जब राइट टू लीन और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगेगा, तो वो सेलर के बाद अधिकार आ जाएगा कि अगर बायर नहीं दे रहा पैसे तो बायर को क्या कर दे, राइट टू रीसेल कर दे, वो गुड्स को रीसेल कर दे, दोबारा बेच दे। आया समझ में? तो राइट टू रीसेल कब लगेगा? जब राइट टू लीन या राइट टू स्टॉपेज लगेगा। तो अनपेड सेलर हुआ एक्सरसाइज आइदर, जिसने आइदर या तो राइट टू लीन लगा रखा हो और आएगा इसकी जगह पर, और या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा रखा हो, इन दोनों में से किसी एक का एक्सरसाइज कर रखा हो, तो वो गुड्स जो राइट टू लीन में पोजीशन रखे थे या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट में पड़े थे, वो गुड्स कैन रीसेल सच गुड्स, और इन गुड्स को दोबारा बेच सकता है। तो हम समझो कॉन्सेप्ट को समझो, राइट टू रीसेल तब होगा दोस्तों जब कोई सेलर ने या तो राइट टू लीन लगा रखा हो या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा रखा हो, और उसमें जो गुड्स पोजीशन में आ गए, सेलर के पोजीशन में आ गए, वो गुड्स अब दोबारा रीसेल हो सकता है। तो राइट टू रीसेल द गुड्स इज कॉल्ड राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल क्या हो जाएगा कि हमारे पास अधिकार आ जाएगा अब सेलर के पास कि वो गुड्स जो राइट टू लीन में पोजीशन करा है, रिटेन करके रखा है, या राइट टू स्टॉपेज में स्टॉप करके रख दिया अपने पास रखे, तो उन गुड्स को दोबारा बेच सकता हूं। इसको कहते हैं राइट टू रीसेल। क्लियर है? दे राइट कहां लिखा गया है? सेक्शन 54 के अंदर लिखा है। एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट टू, कोई भी अनपेड सेलर उन रिटेन गुड्स को तभी सेल कर सकता है जब ये नीचे दी गई कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब। पहली कंडीशन, पहली बात तो गुड्स कैसे होने चाहिए? पेरिशेबल नेचर के होने चाहिए। अगर गुड्स सड़ने वाले हैं, बहुत जल्दी खराब होने वाले हैं, तो उसका इंतजार नहीं करेंगे, बेच दो भाई, ये तो दोनों का नुकसान हो जाएगा। फिर तो वो पैसे नहीं भी दे तो सेलर बर्बाद हो जाएगा बेचारा। तो अगर गुड्स मान लो पेरिशेबल नेचर है, जल्दी खराब होने का नेचर क्या है, पेरिशेबल मतलब जल्दी खराब हो जाते हैं, तो भाई फिर इंतजार नहीं करेंगे, फिर जल्दी जल्दी बेचेंगे। ठीक है, बेच दो। पेरिशेबल नेचर क्या है, सीधा रीसेल कर दो भाई, इंतजार तो ना करना, उसके पैसे का इंतजार करेंगे कब वो पैसे देगा, तब तो गुड्स सड़ जाएंगे सारे के सारे। इसलिए पेरिशेबल नेचर गुड्स बेच देना। where the seller especially reserve the right of the resale case in case of buyer may be default। अगर पेरिशेबल नेचर के गुड्स है तो कोई पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा बेच देना। दूसरा, बस एक नोटिस जरूर दे देना, नीचे लिखा है लास्ट में नोटिस जरूर दे देना कि भाई आपने पैसे नहीं दिए हैं, हम आपको बता रहे हैं नोटिस के तुम्हें इंटीमेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपने पैसे नहीं दिए और ये पेरिशेबल नेचर के है, जल्दी खराब होने वाले, आप पैसे दे दो नहीं तो हम इसको बेच रहे हैं। इंतजार कर रहे, एक दिन का टाइम है, दे रहे हो नहीं दिया, खत्म हो गया, बेच देना। ठीक है, नोटिस देते ना, पहले इन्फॉर्म कर देना बायर को कि भाई पैसे दे रहे हो नहीं तो बेचे इसको। ठीक, और अगर सेलर ने पहले एक्सप्रेसली बता दिया था एग्रीमेंट में करते टाइम, देखो भाई बायर से एग्रीमेंट कर लेता, अपने राइट को रिजर्व कर लिया था कि भाई देख लो अगर आपने भाई डिफॉल्ट करा प्राइस का पेमेंट करने पे तो मैं तो भाई बिना पूछे भेज दूंगा आपसे,
क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली बता दिया, सेलर और बायर, जिस टाइम सेलर और बायर ने गुड्स बेचा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा ना, वहीं लिख दिया गया कि बायर भाई, सेलर ने बोला भाई बायर में मेरी कंडीशन लिख दो उसके अंदर। मैं एक्सप्रेसली बता रहा हूं कि अगर आपने गुड्स का पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हो तो मैं आपको नोटिस नहीं भेजूंगा, फिर उस केस के अंदर मैं आपको सीधे ही गुड्स क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं। तो इसलिए कहा राइट टू रीसेल का रिजर्व कर लिया कि भाई पहले ही बता कर रख दिया कि भाई मेरे पे ये रिजर्व है कि भाई अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं तो बेच दूंगा, मुझे तो पैसे चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ द रीसेल इन केस ऑफ बायर मेक डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ पार्टी। और कब करेगा? अगर बायर डिफॉल्ट करोगे तब। और अगर सेलर कहता है कि मैं ये राइट टू लीन और राइट टू स्टॉपेज में जो गुड एक्सेस करा एंड गिव नोटिस टू द बायर फॉर इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, तो मतलब ये कहने के कह रहा है कि अगर सेलर रीसेल करना चाहता है जो गुड्स राइट टू रिटेन में, राइट टू लीन में और राइट टू लियन में और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट के अंदर जो गुड्स पोजीशन सेलर के पास था, उसको अगर रीसेल करना चाहता है तो सेलर क्या भेजेगा? एक बार नोटिस भेज देगा कि भाई मैं आपके गुड्स रीसेल कर रहा हूं, आप पैसा दे रहे हो तो दे दो, नहीं तो मैं किसी और को भेज दूंगा, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, तो मेरा काम तो बेचना है। क्लियर है या नहीं है? और दोस्तों एक और यहां पर आता है राइट टू विथ होल्डिंग। राइट टू विथ होल्डिंग तो यहां पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हमारे स्टडी मैट के अंदर गिवन नहीं है वो। ठीक है, देखिए तो राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी क्या होता है दोस्तों? एक और पॉइंट है इसके अंदर, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है और हालांकि किसी बुक में होता है और किसी बुक में नहीं होता। ठीक है, अब राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी क्या है, लिख लेते हैं इसके अंदर, इसके नीचे लिख लेना राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी। राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी। हाँ जी दोस्तों, वो थोड़े वीडियो में सर प्रॉब्लम आ गई थी, दैट वाइज दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी है दोस्तों, और उसी वक्त से रिकॉर्ड करनी पड़ी जहां से खत्म हुई थी। अब क्या हुआ उस वीडियो में, क्या कहते हैं, मैंने पढ़ा तो दिया पूरा, पर आवाज की प्रॉब्लम थी, आवाज नहीं आ रही थी उस वीडियो में, तो दैट वाइज दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी अगले दिन, नेक्स्ट डे। देखो हम थे राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी, जो कि हमारे स्टडी मैट में वैसे तो है नहीं, और कभी कभी हो या ना हो, क्या फर्क पड़ रहा है दोस्तों। एक पॉइंट और है जो अधिकार मिल जाता है हमारे पास। देखो विथ होल्ड डिलीवरी का मतलब क्या हो, पहले तो ये समझो। विथ होल्ड डिलीवरी का क्या मतलब है? सेलर हैज राइट टू रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। अब दोस्तों मुझे बताओ, दो तरीके के होते थे, बताओ क्या? दो तरीके के होते थे राइट्स। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। देखो अनपेड सेलर के राइट्स दो कैटेगरी में बांट दिए गए। पहला, अगर सेलर ने सेल करी है तो राइट्स 3 है, पर अगर सेलर एग्रीमेंट टू सेल करता है तो 3 तो है ही, जो मैंने पढ़ा है। एक और जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं राइट टू विथ होल्ड डिलीवरी। विथ होल्ड डिलीवरी का मतलब है कि अब डिलीवरी अपने पास से रखिए, रिफ्यूज कर दे डिलीवर करने से। अब ये डिलीवर रिफ्यूज करने से तब हो पाएगा दोस्तों जब एग्रीमेंट टू सेल होगा। जब वहां पर क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर फ्यूचर में ऑनरशिप ट्रांसफर करी जाती है, पोजीशन करो ना करो पर ऑनरशिप पोजीशन फ्यूचर में ट्रांसफर कर जाती है। यहां पर क्या होता है, फ्यूचर गुड्स की बात करते हैं, फ्यूचर गुड्स की। तो कहता है कि भाई एक सेलर के पास एक अधिकार आ जाता है, अगर सेलर एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है कि मतलब फ्यूचर में गुड्स बनेंगे तो देगा, और उसकी ऑनरशिप भी तभी फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा। अब उस केस के अंदर सेलर के पास अधिकार आ जाता है कि वो रिफ्यूज कर सकता है डिलीवरी अगर उसको पेमेंट नहीं मिलती, अगर अनपेड सेलर को पेमेंट नहीं मिलती। तो राइट इन केस ऑफ सेल कितने अधिकार है आपके पास? एक लियन का अधिकार है, स्टॉपेज का अधिकार है और रीसेल का अधिकार है। ठीक है, तो अगर किसी सेलर ने सेल कर दिया और वो अनपेड सेलर है तो उसके बाद 3 अधिकार है, लीन, स्टॉपेज और रीसेल। पर अगर किसी सेलर ने एग्रीमेंट टू सेल करा है तो उसके पास तो ये 3 तो है ही दोस्तों, साथ में एक और जुड़ जाता है विथ होल्ड डिलीवरी, कि वो मना कर सकता है अगर वो फ्यूचर में, अगर वो बायर फ्यूचर में पैसे ना दे और रिफ्यूज करे पैसे देने के लिए, नेगलेक्ट करे, तो विथ होल्ड डिलीवरी कर सकता है कौन? राइट है इसके पास, अनपेड सेलर के पास। किस केस में? सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल में, क्योंकि सेल में तो डिलीवरी हो जाती है, फिर होल्ड। अब समझे दोस्तों, सेल के अंदर तो गुड्स का पोजीशन भी ट्रांसफर हो जाता है, ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है ना।
पोजीशन हो ना हो, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, पर इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो कहता भाई मैं डिलीवरी नहीं दूंगा क्योंकि ओनर तो मैं ही हूं, अभी मैं डिलीवरी नहीं देता। तो अधिकार आ जाता है कि एक राइट और जुड़ जाता है एग्रीमेंट टू सेल के केस के अंदर, कि अगर सेलर अनपेड है और बायर पैसे नहीं दे रहा, ये सब है, तो उस केस के अंदर डिलीवरी होल्ड कर सकता है, सेलर रिफ्यूज कर सकता है कि मैं डिलीवरी नहीं करूंगा। दैट्स कॉल्ड राइट ऑफ आई विथ होल्ड डिलीवरी। और ये तभी आएगा राइट जब एग्रीमेंट टू सेल होगा, सेल केस में ये राइट नहीं आता, क्योंकि सेल केस के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो होल्ड डिलीवरी नहीं कर सकते, मतलब ओनरशिप नहीं रोक सकते, ना ही पोजीशन रोक सकते। क्लियर है नहीं है? चलो, तो ये आपके पास था राइट ऑफ विथ होल्ड डिलीवरी। अब दोस्तों पढ़ रहे हैं राइट अगेंस्ट दी बायर पर्सनली। मैंने कहा था दो टाइप के राइट है, राइट अगेंस्ट दी बायर पर्सनली और राइट अगेंस्ट दी बायर और राइट अगेंस्ट दी गुड्स। राइट्स अगेंस्ट दी बायर एंड राइट अगेंस्ट द गुड्स। एन अनपेड सेलर इन एडिशन टू हिज राइट्स अगेंस्ट द गुड हैज द फॉलोइंग राइट अगेंस्ट द पर्सनली बायर। तो कह रहा है एक अनपेड सेलर के पास इन एडिशन में, इन एडिशन मतलब राइट्स अगेंस्ट गुड्स तो है ही, साथ में बायर के ऊपर भी पर्सनली राइट्स आ जाते हैं। और क्या क्या राइट्स है? शूट फॉर प्राइस। पहले तो देखो शूट का मतलब होता है केस करना। शूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? केस करना होता है। बड़े सिंपल है, इसको मैं ऐसे ही बता दूंगा, बहुत सिंपल कहता है वेयर द प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप इज इन गुड्स हैज पास टू द बायर एंड बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट एंड रिफ्यूज द पे द प्राइस, द सेलर कैन sue फॉर द प्राइस। बिल्कुल सिंपल है भाई, आप बायर हो, मैं सेलर हूं, मैंने आपको गुड्स की प्रॉपर्टी पास कर दी, मैंने आपको ओनरशिप पास कर दिया, और अब आप पैसे देने के लिए रॉन्गफुली गलत कर रहे हो, पैसे नहीं दे रहे, नेग्लेक्ट कर रहे हो, चीजों को रिफ्यूज कर रहे हो पैसे देने से, तो मैं आपके ऊपर अब केस कर सकता हूं पैसे के लिए, कि भाई पैसे नहीं दे रहा ये, मैं इस पे केस कर सकता हूं। क्लियर है या नहीं है? अगर कोई बायर ने सेलर से कुछ खरीदा, सेलर ने कुछ बेचा और ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी सेलर ने, अब बायर उसको पैसे नहीं दे रहा, नेगलेक्ट कर जा रहा है, इग्नोरेंस दिखाया जा रहा है, रिफ्यूज कर जा रहा है, भाई मैं नहीं दे रहा, अब सेलर बायर पे केस कर सकता है कि वही पैसे दे दो, पैसों के लिए केस कर सकता है। सूट फॉर प्राइस, पैसों के लिए केस कर सकता है, ये था शूट फॉर प्राइस। तो बायर के ऊपर केस होगा। अब गुड्स से देखो, अधिक गुड्स तो लेगा ही लेगा, साथ में राइट अगेंस्ट गुड्स तो लगाएगा ही, साथ में केस करना चाहे तो केस भी कर सकता है प्राइस के लिए दोस्तों। शूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, क्या मतलब हुआ कि अगर बायर एक्सेप्ट करने से नेगलेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है क्या, गुड्स का पोजीशन या गुड्स की ओनरशिप, तो उस केस के अंदर नॉन एक्सेप्टेंस पे जो डैमेजेस हुआ सेलर को, पर वो डैमेज का क्लेम बायर पे कर सकता है। तो शूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नहीं करने की वजह से सेलर को नुकसान हुआ। जैसे कि एग्जांपल, एक बायर है, सेलर के पास आता है और सेलर से कहता है सर मुझे 100 टीवी चाहिए। ठीक है, सेलर ने कहा देखो अभी तो है नहीं, हम बना कर देते हैं आपको। सेलर ने जाके 100 टीवी उसने बना दिए। अब वो 100 टीवी भेज रहा था, बायर ना तो फोन उठा रहा, ना निगलेक्ट कर जा रहा है, इग्नोरेंस दिखा जा रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। अब उस केस के अंदर उसका तो 100 टीवी का नुकसान हो गया भाई। अब वो 100 टीवी सिमिलर नीचे कहां बिकेंगे, कोई लेगा 100 टीवी? नहीं लेगा। अब इसके अंदर सेलर पे जो भी डैमेज हुआ उसकी नॉन एक्सेप्टेंस, ये तो भेज रहा था पर वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो इसलिए वो डैमेजेस सारा क्लेम कर सकता है। मतलब जितने का आप टीवी बिकेगा, मतलब वो 100 टीवी अगर बिक रहे थे 1 लाख रुपए में, 10 लाख में बिक रहे थे 100 टीवी, तो अब वो उसकी कॉस्ट, अब वो कोई खरीदने को राजी नहीं है, तो वो 5 लाख में बिक रहा है। तो जो 5 लाख का डैमेज, 5 लाख में बिक गया वो तो पैसा आ गया, जो 5 लाख का डैमेज है वो क्लेम कर सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक दोस्तों, समझ में आया सर? तो मैंने कहा मान लो आपने 100, मैं बायर हूं, आपने 100 टीवी बना दिए, अब मैंने रिफ्यूज कर दिया। अब 100 टीवी का नुकसान थोड़ी ना हुआ आपको, 100 टीवी जितने में बिक जाएंगे। अब 100 टीवी की कॉस्ट लगी आपके पास 10 लाख रुपए करीब, और आपके वो 8 लाख में बिक गए, मतलब लॉस में बिक गए 2 लाख के, तो 2 लाख का जो डैमेज हुआ वो आप मेरे से क्लेम करोगे, आप पूरे 10 लाख नहीं कर सकते, बिक जाए वो, उसके बाद जितना लॉस होगा मेरे से मांग लेना भाई। तो ये है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अगर कोई बायर, अगर कोई सेलर ने गुड्स पोजीशन ट्रांसफर कर रहा है या आपके पास गुड्स बेच रहा है, तो उस केस के अंदर अगर बायर एक्सेप्ट करने से इग्नोर करता है, रिफ्यूज करता है, नॉन एक्सेप्टेंस करता है, तो उस केस के अंदर सेलर क्या कर सकता है, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से जो सेलर को डैमेजेस हुआ उस डैमेजेस का क्लेम कर सकता है। किससे? बायर पे शूट कर सकता है। शूट फॉर रेपुडिएशन, वेयर द बायर रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी and the seller may wait till the day of delivery and may treat the contract as a cancel and sue for damages for breach। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर बायर ने सेलर से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, डिलीवरी होने वाली थी,
डिलीवरी से पहले, एक दिन पहले, बिफोर डिलीवरी, बायर ने कहा कि भाई मुझे चाहिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल कर रहा हूं, मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए, मना करने लग गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने लग गया। बेचारा सेलर वेट कर रहा है कि भाई अब डिलीवरी करनी, आज कल डिलीवरी की डेट है, डिलीवरी से पहले इसने मना कर दिया बायर ने कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मना कर दिया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा। अब इस केस के अंदर सेलर ने भाई ट्रीट करा कि भाई ऐसा मना करने लगा, तो कैंसिल कर दिया इसने कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए सेलर बायर पे केस कर सकता है। भाई पहले तूने कॉन्ट्रैक्ट करा ही क्यों? अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो इस केस के अंदर अब तू डिलीवरी लेने से मना क्यों कर रहा है? और तूने पहले डिलीवरी दिन, जिस दिन डिलीवरी होने वाली थी उससे जस्ट बिफोर आपने मना कर दिया कि कैंसिल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो रेपुटेशन का मतलब क्या है? कैंसिल ऑफ कंसेशन प्लस डैमेजेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा जा रहा है, ब्रीच करा जा रहा है, तो उस पर डैमेजेस भी क्लेम करा जा सकता है कि भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा है, अब ये डैमेजेस देगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का डैमेजेस है या नॉन एक्सेप्टेंस का डैमेजेस है, एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से जो डैमेज हुआ वो क्लेम कर सकता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करा तो हम कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है, इसलिए अब तू मेरे को क्या दे? डैमेजेस दे। ब्रीच, यहाँ पर ब्रीच हुआ है, वहां नॉन एक्सेप्टेंस थी, ठीक है। तो अगर कोई बायर डिलीवरी करने से जस्ट पहले मना कर दे, रेपुडिएट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, और सेलर वेट कर रहा है कि अब डिलीवरी होगी, उसका फोन आ गया बायर का कि यार अब मैं नहीं ले सकता, तुम्हारे पास ये है वो, उसने कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ सेलर और बायर के बीच में ब्रीच कर दिया बायर ने, तो अब सेलर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है जी, किससे कर सकता है? बायर से। तो कैंसिल करने के लिए डैमेजेस क्लेम होगा। भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा, अब उसको लॉस जो भी होगा उस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर, मान लो किसी और को बेच रहा था वो, तुम आ गए, तुम्हारे को बेचना पड़ा, तो जो लॉस होगा अब वो लॉस का डैमेजेस कौन भरेगा? बायर भरेगा। और लास्ट एक पॉइंट और है, फोर्थ, इसके अलावा लिख लेना, फोर्थ पॉइंट में लाइन रह गई है, सूट फॉर, ये है दोस्तों सूट फॉर इंटरेस्ट। क्या है मेरे भाई? सूट फॉर इंटरेस्ट। अब ये सूट फॉर इंटरेस्ट क्या कहता है? कहता है वेयर देयर इज एन स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड बायर रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स, the seller may claim it from the date when the payment become due. If there is no specific agreement, the interest is payable from the date notified from by the seller to the buyer. अब जरा ध्यान देना, एक बायर आया एक सेलर के पास, सेलर से बोलने लगा कि सेलर भाई मुझे कुछ गुड्स चाहिए, पर मैं गुड्स का पैसा आपको अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, उधार पे चाहिए अभी गुड्स। मैंने कहा ले जाओ, कोई बात नहीं, आप दे देना आराम से। तो सेलर ने बायर को 1 लाख के गुड्स उधार पे दे दिए और बायर से कहा कि बायर भाई आपको ये 1 लाख रुपए 1 महीने बाद देना है। उसने कहा ठीक है सर 1 महीने तक मैं दे दूंगा। बायर ने कहा 1 महीने तक मैं दे दूंगा। और सेलर ने ये कह दिया कि सर देखो, अगर आपने जिस दिन पेमेंट करनी थी 30 दिन बाद, 1 महीने बाद पेमेंट करनी है, मान लो आज 1 अप्रैल है तो अगले 1 तारीख को, 1 मई को आपको पेमेंट करनी है, तो अगर आपने 1 मई को पेमेंट नहीं करी तो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर, आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है सर ब्याज दे दूंगा। अब दोस्तों 1 मई आ गई, अब सेलर बायर के पास पहुंचा, भाई बायर पैसे दे दो। उसने कहा सर अभी तो है नहीं, मुझे 10 दिन का टाइम चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 दिन का 20 दिन लो। आपके जिस दिन पेमेंट की ड्यू डेट थी, मतलब 1 मई से जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लगेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट करा है एग्रीमेंट में। और अगर इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो उसके लिए केस कर सकते हैं, दैट्स फॉर सूट फॉर इंटरेस्ट। आया समझ में नहीं आया? सूट फॉर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? तो अगर प्राइस का पेमेंट की ड्यू डेट है और उस ड्यू डेट पे उस बायर ने पेमेंट नहीं करी और एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर पेमेंट नहीं होगी तो इंटरेस्ट 10% के रेट से लगेगा, तो जिस दिन वो नहीं आएगा तो हर दिन हिसाब से 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। तो वो दिन का 10% पर एनम है पूरे साल का, तो उस दिन में कन्वर्ट करके 1 महीने का निकालकर, 1 महीने पेमेंट लेट करा तो 1 महीने का निकालकर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बायर को। अगर बायर मना करता है तो सेलर अब बायर के ऊपर केस कर सकता है कि भाई प्राइस तो तूने दे दिया मुझे 1 लाख रुपए, पर 1 लाख पे 10,000 का इंटरेस्ट भी दे। अगर तू उसके लिए मना कर रहा है तो उसके लिए केस कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह राइज होती है कि अगर एग्रीमेंट में रेट ऑफ ये ना बताया गया कि इंटरेस्ट कब से लगेगा। इसने क्या बताया? इंटरेस्ट इसने क्या बताया कि भाई जिस दिन एग्रीमेंट में क्या बोला था, अभी मैंने 2 बात बताई। एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट कब से लगेगा और एक एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट कब से लगेगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ड्यू डेट के बाद से लगेगा, मतलब जिस दिन पेमेंट करने का दिन था उस दिन नहीं दिया तो उसके जस्ट बाद से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, तो एग्रीमेंट के हिसाब से लेंगे। बट अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो सेलर जब से कह दे कि बायर दे दे भाई पैसा, नहीं तो अब ब्याज लगाना चालू कर दूंगा, इंटरेस्ट लगाना चालू कर दूंगा, तब से लगेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल, 1 महीने को पेमेंट करनी थी बायर को, इसने फोन करा भाई पेमेंट कर दो, कह रहा सर मुझे 5 दिन और दे दो प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट करने का, कह रहा चलो ठीक है 5 दिन और ले लो।
5 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया सेलर ने। 5 दिन बाद फोन करा कि भाई पैसे के लिए भाई पैसे दे दो। बायर ने कहा सर बस मुझे 5 दिन और दो, 10 तारीख तक मैं आपको पूरी पेमेंट कर दूंगा, ऐसे बोलकर उसने मना लिया सेलर को। सेलर ने भी कहा। अब सेलर ने 10 दिन बाद कॉल करा, 10 दिन में 10 मई को फोन करा, भाई देखो बायर पैसे दे दो। कह रहा भाई अभी तो है नहीं। कह रहा देखो अब से कल से इंटरेस्ट लगाना चालू कर दूंगा मैं, पैसे दिन ही देना, मैंने 10 दिन आपका वेट कर लिया, अब कल से मैं आपका इंटरेस्ट लगाऊंगा, पैसे दे दो नहीं तो मैं इंटरेस्ट लगाना चालू कर दूंगा। तो अब यहाँ पर एग्रीमेंट में ये डिसाइड नहीं था कि किस दिन से अब इंटरेस्ट लगेगा, पर सेलर ने नोटिफाई कर दिया बायर को, सर दे दो पैसे नहीं तो अगले दिन से इंटरेस्ट लगा दूंगा। तो अब इंटरेस्ट कब से लगेगा, 1 मई से या 11 मई से? सर 11 मई से। जिस दिन नोटिफाई करा उसके अगले दिन से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। लो भाई लो, तो यह लिखा है वेयर द स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड बायर रिगार्डिंग इंटरेस्ट। अगर एग्रीमेंट बना हुआ है पहले से कि भाई ड्यू डेट के बाद से इंटरेस्ट लगेगा, इतने प्राइस पे लगेगा, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उस हिसाब से चलेंगे। तो सेलर में क्लेम इट फ्रॉम द डेट व्हेन द पेमेंट बिकम ड्यू। और सेलर कब से क्लेम कर सकता है? जब वो डेट ऑफ पेमेंट हुई थी ड्यू, मतलब 1 मई से जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक इंटरेस्ट का क्लेम कर सकता है। इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट द इंटरेस्ट इज पेबल। इंटरेस्ट कैसे पेबल होगा? फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द सेलर। जिस दिन सेलर ने कहा कि भाई अब से इंटरेस्ट लगाऊंगा, इतने % इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो उस दिन से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा टू दी बायर के ऊपर। क्लियर है या नहीं है? तो अगर एग्रीमेंट बना है तो उस हिसाब से चलेंगे, एग्रीमेंट नहीं बना तो जब सेलर बोल दे कि भाई इतने अब दे दे पैसा दे तो इंटरेस्ट लगाना चालू कर दूंगा इतने रेट से, तो तब से लगना चालू हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? और द एंड ऑफ द चैप्टर दोस्तों, यहाँ पर ये चैप्टर हमने समाप्त करा। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, इतना पढ़ लिया, बहुत बड़ी बात है, इस चैप्टर से इतने से ही आता है। ठीक है, तो और इंपॉर्टेंट है तो पढ़ के जाना है इसको, पेपर के अंदर समझ के जाना एक एक लाइन। ठीक है, तभी एमसीक्यू भी कर पाओगे आप। और अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एक नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम थी इससे वीडियो में थोड़ा चेंजमेंट दिखा आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।